नमस्कार साथियों, मैं आनंद आईएएस की तरफ से जो पॉलिटी की सीरीज़ हमने चलाई है, उस सीरीज़ में कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था, कल मैंने आप लोगों से बात किया था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के जो डिफरेंट कंटेंट्स थे, हमने कल उस पे बात किया था। तो साथियों, जो इस पे हम लोगों ने कल चर्चा की थी, वो एक जनरल फैक्ट्स है जो कि लगभग में सभी किताबों में आपको मिल जाएगा। आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स पे बात करेंगे कि किन डिबेट्स को लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने के समय में ही बताया था कि हमारे इस पॉलिटी के क्लास या मान लीजिए कि हमारे इस पॉलिटी के वीडियो बनाने की मुख्य वजह है कि मैं आप लोगों तक दुर्गादास बसु, ग्रेनविल ऑस्टिन और इस तरीके के कुछ अन्य किताबों के कंटेंट, ब्रजकिशोर शर्मा जैसे किताबों के कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं, जो कि साधारणतया जनरली अवेलेबल नहीं है। इसी सीरीज में हम आगे बात करेंगे कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विषय में क्या कहा है और बाकी उनके क्या डिबेट्स हैं और उनके क्या मानने हैं। ये सीरीज ध्यान रखिएगा। आज की जो ग्रेनविल ऑस्टिन वाली हमारी ये वीडियो है, ये उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो बच्चे यूपीएससी मेंस जैसे अभी लिख रहे हैं। उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंस रखता है? क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा कि मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस उठा करके पूछा जाता है। ये वाला पार्ट आपको पेपर 1 में भी काम आएगा, जो इंडिया आफ्टर फ्रीडम वाला पार्ट है। पेपर 2 का तो पार्ट है ही, और कुछ चीज़ें आपको इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में भी समझने में आपको मदद मिलेगा कि आखिर इस तरीके की चीज़ें भारत में देखने को क्यों मिलती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेनविल ऑस्टिन्स डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, द सीमलेस वेब, डिसीजन मेकिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज, इसमें उन्होंने लिखा है। सबसे पहले साथियों हम देखते हैं कि ग्रेनविल ऑस्टिन कौन है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन, ध्यान रखिएगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरियन है जिनको पद्मश्री दिया गया है इंडिया में। जिनको पद्मश्री से अवार्ड किया गया है। और ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1966 में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। इसमें इन्होंने और दूसरी किताब लिखी थी वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1999 में। इसमें ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ये बताया था कि भारतीय संविधान बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे और क्या वो डिबेट्स थे जिसको लेकर के आज का हमारा संविधान अस्तित्व में आया है। और संविधान बनाने के पीछे जो यूं कहें कि संविधान निर्मात्री सभा के जो लोग थे, उनके मूल आदर्श क्या थे। ग्रेनविल ऑस्टिन की ये किताब है। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी पॉलिटी के काफ़ी सारे कंटेंट्स निकलते हैं। न केवल यूपीएससी बल्कि वो बच्चे जो कि क्लैट दे रहे हैं, लॉ में आगे तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस वगैरह में बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर्स पढ़ रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो कि संविधान के विषय में जानने की अपनी जिज्ञासा रखते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा है कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। राष्ट्र के लिए संविधान क्या है? कॉर्नर स्टोन है। और कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं अ लिविंग सोशल डॉक्यूमेंट, जीवंत सामाजिक आधार कहते हैं। इनका मानना है कि ये बेसिकली हमारे संविधान का या भारतीय संविधान का ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था इसको कि फॉस्टर अ साइलेंट सोशल रिवॉल्यूशन इन अ डीपली स्ट्रेटिफाइड, डाइवर्स एंड पॉवर्टी स्टिकन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी वाइल अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक फ्रीडम। कि भारत जैसे डाइवर्स, पॉवर्टी स्टिकन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में भी डेमोक्रेटिक फ्रीडम को अपनाया गया। ये अपने आप में उस ज़माने के लिए बहुत बड़ी बात थी, और इसीलिए
ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संविधान को एक लिविंग सोशल डॉक्यूमेंट मानते हैं। इसके पश्चात ग्रेनविल ऑस्टिन का यह मानना है कि संविधान क्या है, एक सीमलेस वेब है, एक सीमलेस वेब है जो कि अभी भी कंटिन्यू चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और संविधान के पीछे या बनाने के पीछे जो उद्देश्य हैं, इनको हम मूल रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला है सोशल रेवोल्यूशन। भारतीय संविधान का मूल आधार है सामाजिक क्रांति। ये बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू डिसमेंटल कास्ट एंड इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। सोशल सामाजिक क्रांति क्यों? क्योंकि सामाजिक क्रांति भारतीय संविधान के मूल आदर्शों में है और इस सामाजिक क्रांति को बनाए रखने के लिए संविधान बनाने वाले जो थे, इन्होंने मौलिक अधिकार जो भाग 3 में वर्णित हैं उनको संविधान में शामिल किया और उसी के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में शामिल है उनको शामिल किया। और इन दोनों के द्वारा जो जातिगत इनइक्वालिटी थी इंडिया में, गरीबी थी, इन सारी चीजों को दूर करने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात जो सबसे बड़ी बात है वो था नेशनल यूनिटी, राष्ट्र में एकता का भाव। ये इस वजह से आवश्यक था क्योंकि प्रिजर्विंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेंशन इन द शैडो ऑफ पार्टीशन थ्रू स्ट्रॉन्ग फेडरल बैलेंस एंड सेंट्रल पावर्स। नेशनल यूनिटी को समझने के लिए साथियों, कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से 1946 में चुनाव हुए, जिसके पश्चात जब मोहम्मद अली जिन्ना के अपने हित सत्य नहीं देखते हैं तो पाकिस्तान की मांग करता है। पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद जो देसी रजवाड़े भारत में थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और 1947 में उनके लिए भी कहा गया कि वो या तो चाहे तो भारत के साथ रहें, या तो पाकिस्तान के साथ रहें, या तो स्वतंत्र रहें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों कि उस समय से लेकर के आज तक भी भारत में नेशनल यूनिटी को लेकर के प्रॉब्लम था। इसीलिए संविधान निर्मात्री सभा, खास करके भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यूनियन के मॉडल को इसी वजह से भारत के लिए अपनाया गया, जिसको कि हम कनाडा से लेकर के या कनाडा के मॉडल को लेकर के इंडिया में आते हैं। उसके भी कई सारी चीजें हैं जिस पे हम आगे बात भी करेंगे। क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का कंसेप्ट है, उसको हम आगे देखेंगे। मूल रूप से ये समझिए, टू मेंटेन यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, इसी के वजह से यूनियन के मॉडल को इंडिया में अपनाया जाता है। तो जो संविधान बनाने का दूसरा आदर्श था और मोटो था वो क्या था? नेशनल यूनिटी। और तीसरी चीज थी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ये इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टू एम्पावर एवरी सिटीजन। इनका ये मानना था कि भारत का लोकतंत्र, अब हम लोकतंत्र को साथियों आज के ड्यूरेशन में देखते हैं, अब तो फिर भी बहुत स्थिति अच्छी है। आज़ादी के 75-76 साल के बाद हम बैठे हुए हैं। 1947 की परिकल्पना करिए, जिस समय में भारत में लिटरेसी रेट महज 30 से 33% था, और उस जमाने में 1 पर्सन 1 वोट की चीज़ दे देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। भारत के सभी नागरिकों को एडल्ट सफरेज दिया गया था कि जो भी व्यक्ति उस जमाने में 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका है, बाद में इसकी उम्र सीमा को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा और वो मत देने का अधिकारी होगा। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इस बात से मतलब उनको आश्चर्य लगता था कि भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी सारी समस्याएं हैं, वहां पे इस तरीके के लोकतंत्र का क्या मतलब है। कई सारे देशों ने तो ये भी कहा कि भारत में लोकतंत्र शायद ही सफल हो पाएगा। लेकिन साथियों, उस समय से लेकर के आज तक हमने दिखा दिया कि हम वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, न केवल मजबूत बनाने के लिए बल्कि लोकतंत्र को होल्ड करने के लिए डिजर्व करते थे। इसके पश्चात साथियों, यहाँ पे असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिसीजन मेकिंग के मेथड्स थे, इन पे भी ग्रेनविल ऑस्टिन बातें करते हैं। इन पे
उनका दो मानना है। पहला उन्होंने दिया प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस, मतलब संविधान बनाने में बेशक सभी वर्ग के सभी जगह के लोग थे, लेकिन मूल रूप से यहाँ आवश्यक क्या था, कंसेंसस, कि सभी को साथ लेकर के चलने का प्रयास किया गया। ये यूनानिमस डिसीजंस ओवर सिंपल वोटिंग मेजोरिटीज वेयर पॉसिबल, दिस reduced majoritarian resettlement and provided enduring legitimacy to constitutional provisions across diverse religious and linguistic groups। सभी को साथ लेकर के चला गया और सिंपल वोटिंग से मेजॉरिटी क्रिएट किया गया, जिसके पश्चात बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जिन पर चर्चाएं की गई जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को लेकर के थे। इसके साथ साथ जो दूसरा सिद्धांत था संविधान बनाने या संविधान निर्मात्री सभा के पास, वो था प्रिंसिपल ऑफ एकोमोडेशन। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि भारतीय संविधान बनाने के क्रम में कंबाइनिंग फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद अ रिपब्लिकन हेड एंड फंडामेंटल राइट्स विद स्टेट डायरेक्टेड सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन्होंने क्या किया, समावेशन किया। समावेशन का मतलब क्या था कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के जो भारत की ज़रूरत थी उसके अनुसार समावेशन का काम किया, जिसमें हम क्या देखते हैं कि फेडरलिज्म के तत्वों को रखा, परिसंघ के तत्वों को रखा, लेकिन उस परिसंघ में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई, जिसकी वजह से हम यूनियन के मॉडल को अपनाते हैं। दूसरा, संसदात्मक लोकतंत्र को रखा, लेकिन गणराज्य की तरह उसका हेड किसको बना दिया गया, राष्ट्रपति को बना दिया गया। साथ ही हम क्या देखते हैं कि मौलिक अधिकारों को रखा गया और स्टेट डायरेक्टेड सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को रखते हुए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज बनाई और इन सब को भारत की जरूरतों के अनुसार मर्ज करने का काम किया गया। आगे ऑस्टिन ने एक सिद्धांत दिया है जिसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक ओलिगार्की थेसिस। इसके पीछे ऑस्टिन का यह मानना था कि कांग्रेस यही क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये कहते हैं कि कांग्रेस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द कांग्रेस। इसीलिए इनको ये मानना था कि ये जो संविधान निर्मात्री सभा थी ये मूल रूप से कांग्रेस थी, जिसको कि अपना ये अलग अपने थेसिस में लिखते हैं डेमोक्रेटिक ओलिगार्की। लोकतंत्र तो था, लेकिन लोकतंत्र मूल रूप से क्या था, अल्पतंत्र में समाहित था। और यहाँ पे इनका ये मानना है कि 4 लीडर्स ऐसे थे जिनका काफी अधिक संविधान सभा पे प्रभुत्व था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आजाद। इसीलिए इन्हीं 4 के द्वारा जो संविधान निर्मात्री सभा है उनका मूल की अटेंशन यही 4 लेते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ओलिगार्की विद इन अ डेमोक्रेसी, अल्पतंत्र है लोकतंत्र के कवर में, बिकॉज देयर ऑथोरिटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम पॉपुलर रिस्पेक्ट and they remained consistently responsible to the backbench debates and the constructive criticism। इनका यह मानना है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, डेमोक्रेसी को इंडिया में सफल बनाने के लिए 2 वेपन्स को यूज किए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फंडामेंटल राइट्स को किस में रखा जाता है, ये रखा जाता है पार्ट 3 में, और ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में ऑस्टिन का मानना है कि सेफ गार्ड्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल लिबर्टीज अगेंस्ट स्टेट ओवररेक। इट रिप्रेजेंट्स द लिबरल इंडिविजुअलिस्ट स्टैंड ऑफ द इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन। इनका ये मानना है कि मौलिक अधिकार क्या करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी राजनीतिक लोकतंत्र को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जोड़ करके रखते हैं और उदारवादी और इंडिविजुअलिस्ट, लिबरल और इंडिविजुअलिस्ट, व्यक्तिवादी और उदारवादी चीज़ों को भी जो सामाजिक क्रांति के मूल उद्देश्य थे उनको लगाने का काम करता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो पार्ट 4 है जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहते हैं, ये क्या है, ये अपने आप में एक रोड मैप है फॉर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड पॉजिटिव स्टेट वेलफेयर। आर्थिक लोकतंत्र और
लोक कल्याणकारी राज्य का एक सम्मिश्रण है। इसीलिए ऑस्टिन का मानना है कि पार्ट 3 और पार्ट 4 टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो कि भारत में लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में सफल बनाते हैं। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो दीज आर द कोर कमिटमेंट्स टू सोशल रिवॉल्यूशन, सामाजिक क्रांति के ये दोनों कोर कमिटमेंट्स हैं। इंडियन फेडरलिज्म को लेकर के भी डिबेट्स पे चर्चा करते हैं ऑस्टिन, और इन्होंने कहा कि मूल रूप से भारतीय फेडरलिज्म कैसा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब यहाँ पे साथियों ध्यान रखिएगा, फेडरलिज्म का अर्थ होता है केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसको फेडरलिज्म कहा जाता है, स्टेट्स एंड द यूनिट्स। कई सारे इसके व्याख्याएं हैं जो हम लोग मतलब संघवाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें चर्चा करता हूँ। ऐसा मतलब स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर के साथ साथ स्टेट्स के बीच ठीक ठाक पावर का डिवीजन होगा, उसको फेडरेशन कहते हैं, जो अमेरिका में लगता है। इसीलिए वहाँ पे दोहरी न्यायपालिका है, दोहरा न्यायपालिका जुडिशियरी, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट्स और सेंटर के अपने अपने एरियाज हैं, एम्बिट्स हैं जिसमें ये दोनों काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर जिसमें सेंटर के साथ साथ, या ये कहिए कि सेंटर और स्टेट्स के बीच तो पावर्स डिवाइडेड हैं, लेकिन पावर का जो इंक्लिनेशन है ये टुवर्ड्स सेंटर, इसको यूनियन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड यूनियन। यूनियन का मतलब होगा कि एक ऐसा मॉडल जहां पे सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर डिवाइडेड है, लेकिन पावर का जो इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, वो किधर है, केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कनाडा का मॉडल आता है, इंडिया का, हमारे यहाँ का मॉडल है। इसी को, चूंकि पावर्स कहाँ इंक्लाइंड है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ग्रेनविल ऑस्टिन इसको नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा ध्यान रखिएगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय 14 में प्रधानमंत्री बनने के क्रम में थे, तो उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के इसी नारे को काफ़ी बढ़ावा दिया था, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया था कि सहयोगात्मक संघवाद, जहाँ पे संघवाद तो होगा लेकिन वह किस रूप में होगा, सहयोग के रूप में होगा, जहाँ पे हम देखते हैं कि करों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ टैक्सेस या सेंट्रल पूल ऑफ डिविजिबल टैक्सेस, उसका जो डेवोल्यूशन है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको क्वाजी फेडरलिज्म का भी स्ट्रक्चर है जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ग्रेनविल ऑस्टिन इंडियन फेडरलिज्म को कैसा कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच बहुत जगहों पे कोऑपरेशन भी है, क्योंकि टैक्सेस का कलेक्शन, पैसा देना, और कई जगहों पर सेंटर स्टेट्स को राय दे सकता है, सेंट्रल लिस्ट पे स्टेट लिस्ट में सेंटर कानून बना सकता है। तो इनको इन्होंने एक अलग मोड में देखा है, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द को ऑस्टिन के द्वारा ही यूज किया गया था, और इन्होंने कहा कि लाइक यूएस फेडरेशन, इंडिया क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर विदाउट रिड्यूसिंग स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिव अपेंडेजेस। अमेरिका के का जो फेडरलिज्म है, उसके अलावे भारतीय जो फेडरलिज्म है, इसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस को क्रिएट किया गया है, जिसमें 356 है, आर्टिकल 356 है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसके बाद सेंट्रलाइजिंग फीचर्स है, पार्टीशन ट्रॉमा है, थिएटर ऑफ कम्युनिज्म है, इकोनॉमिक प्लानिंग है। ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल्स हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों, उसके पीछे की वजह क्या थी, टू मेंटेन यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि केवल इस मॉडल से हम बहुत सारे क्यों के आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे भारत में एक खड़ी न्यायपालिका क्यों है, एक खड़ी नागरिकता का प्रावधान क्यों है, सबके पीछे एक ही वजह है, यूनियन का मॉडल। सेंटर को अधिक पावरफुल दिया गया है और केंद्र को जोड़ करके रखा गया है सेंटर के साथ। आगे बहुत काम देगा ये मॉडल, बस समझते चलिएगा चीजों को, ठीक है। इट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट व्हाइल कीपिंग रीजनल डाइवर्सिटी इंटैक्ट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के द्वारा इनका ये मानना है कि भारत में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, एक मजबूत सरकार की फॉर्मेशन होगा, लेकिन इस मजबूत सरकार के साथ साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जिसको फंडामेंटल राइट्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, जो सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इन सारी चीज़ों को
भी अपने स्थान पे रखा गया है, इनका प्रोटेक्शन भी हो रहा है, लेकिन इन सब के साथ साथ गवर्नमेंट कैसा है, स्ट्रांग है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे हम देखते हैं कि साथियों इनका ये मानना है ऑस्टिन का कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों इम्पोज किया जाता है, संसदात्मक सरकार की व्यवस्था क्यों की जाती है। तो इसके पीछे भी ऑस्टिन दो तर्क देते हैं। पहला तर्क है एक्सिक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। इनका ये मतलब कहना है कि यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहले ये समझिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है। दो तरीके की सरकारें हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होगा कि जहाँ पे सरकार के तीनों अंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी एक दूसरे से अलग होंगे और चेक एंड बैलेंस की थ्योरी लगेगी, जैसे अमेरिका में लगता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब होगा जहां एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन लेजिस्लेटिव से होता है, या लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, सॉरी, लेजिस्लेटिव का फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव से होता है, और इन दोनों के बीच एक तारतम्यता होती है और जुडिशियरी अलग होगा। जैसे भारत के केस में हम देखते हैं, तो ऐसे अभी जैसे हम पहले मतलब हम यूं कहें कि हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण लें, तो वो पहले क्या है, बनारस के सांसद हैं। सांसद होने का मतलब क्या है कि ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मतलब क्या है, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। और वहीं से हम देखते हैं कि संसद में बहुमत के दल के नेता है, इसीलिए प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ बहुमत के दल के नेता होने का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव का भाग होना, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव का भाग है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ही होगा कि कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का निर्माण लेजिस्लेटिव से होता है, विधायिका से होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच एक तारतम्यता होती है, और इसी के लिए ध्यान रखिएगा आइवर जेनिंग्स, जो कि इंग्लैंड के बहुत बड़े मतलब संविधान विशेषज्ञ थे, या यूं कहने के कानूनी विशेषज्ञ थे, इनके द्वारा कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द मोस्ट अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ इनका ऑस्टिन की का यही मानना है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, जिसका मतलब है कि फ्रेमर्स प्रायोरिटाइज डेली अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर ओवर एब्सोल्यूट executive stability. Austin noted that a nation emerging from authoritarian colonial rule requires an executive responsible to public grievances. इनका ये मानना था कि भारत में अमेरिका के भी मॉडल को लगाया जा सकता था, लेकिन वो क्या हो जाता, अपने आप में एग्जीक्यूटिव की स्टेबिलिटी हो जाती, जैसे अमेरिका में है। उस पर भी चर्चा करेंगे आगे जाकर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। और भारत चूंकि एक कॉलोनियल रूल से निकला था, तो यहाँ जरूरी था एक ऐसे सरकार का बनना जो कि जनता के प्रति डे बाय डे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके, और उसके लिए संसदात्मक सरकार या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से बढ़ के और कोई गवर्नमेंट नहीं है। इसके पश्चात उनका दूसरा तर्क था कि इंस्टीट्यूशनल फेमिलियरिटी। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो विधायिका के एक्सपीरियंसेस थे, लेजिस्लेटिव के या संसद के एक्सपीरियंसेस थे, ये भारतीयों के द्वारा 1919 और 1935 के एक्ट से पहले ही कर लिया गया था, जिसने भारत में पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर्स, संसदात्मक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया, और जनता भी इनसे जुड़ चुकी थी इंडिपेंडेंस से पहले। तो इस तरीके से इनका मानना है कि इन्हीं दो कारणों से भारत में संसदात्मक सरकार की भी स्थापना की जाती है। आगे साथियों ये कहते हैं कि भारत में राष्ट्र निर्माण के क्रम में, नेशन बिल्डिंग के मामले में कई सारे विरोधाभास या यूं कहने की समस्याएं थी, जिसमें इनका कहना था कि जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने प्रॉब्लम आया था, ये लैंग्वेज का डिबेट था। लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू आया था, और आप ये देखते होंगे कि लैंग्वेज डिबेट आज़ादी के तुरंत बाद देखने को मिल जाता है, और इसी वजह से भारत में आज तक हम अपनी राष्ट्रभाषा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस आर बेसिकली हिंदी स्पीकिंग, एंड इन साउथ इंडिया देयर आर टू मेनी लैंग्वेजेस, तमिल एंड तेलुगु वे आर स्पीकिंग, दैट्स वाई इट इज़ वेरी टफ टू मेक अ रिजेम्बलेंस बिटवीन देम। तो ये एक समस्या शुरू से रही थी। इस पे ग्रेनविल ऑस्टिन का मानना है कि लैंग्वेज को लेकर के क्राइसिस रहा। क्यों? क्योंकि हिंदी को लेके और प्रोटैगनिस्ट डिमांडिंग ऑफ हिंदी और साउथ इंडियन लैंग्वेज को लेकर के, लिंग्विस्टिक डोमिनेशन को लेकर के शुरू से संविधान निर्मात्री सभा के बीच भी क्लैशेस रहे, जिसका कि हम तुरंत आज़ादी के तुरंत बाद देखते हैं। श्री रामुलु अनशन,
मौत, देन जस्टिस फजल अली कमेटी वगैरह, और फिर जाकर के कई सारे कमिटीज वगैरह बनेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, और तुरंत बाद में जाकर के कि आंध्र प्रदेश इज क्रिएटेड स्टेट ऑन द लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये शुरू से समस्या रही। ऑस्टिन लिखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पहले तो एक फॉर्मूला दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड मुंशी आयंगर फॉर्मूला। इस मुंशी आयंगर फॉर्मूला में ये सॉल्यूशन निकाला गया था कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज, while English was retained for official purposes for 15 years। इन्होंने कहा मुंशी आयंगर फॉर्मूला से कि राष्ट्रभाषा नहीं होगी, नेशनल लैंग्वेज नहीं होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा होगी। राजभाषा से यहाँ साथियों समझिएगा 354 आर्टिकल आगे पढ़ेंगे जाकर के, इसमें सारी चीजें। राजभाषा का मतलब होता है देश के राजकाज की भाषा, यहाँ समझिएगा, जिससे हम स्टेट्स के वर्क को करते हैं। राष्ट्रभाषा पूरे देश की भाषा होती है, दिस इज बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे मुंशी आयंगर फॉर्मूला से इसका एक काट निकाला गया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, राष्ट्रभाषा नहीं हो सकी, और इंग्लिश के लिए कहा गया कि जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होंगे उस सब के लिए अगले 15 वर्षों तक किसका प्रयोग होगा, अंग्रेजी का प्रयोग। इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑस्टिन अपना वर्डिक्ट देते हैं कि क्लासिक कॉम्प्रोमाइज सो केसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एकोमोडेशन, एवर्टिंग पोटेंशियल बाल्कनाइजेशन एंड प्रिवर्जिंग नेशनल यूनिटी। एक नेशनल यूनिटी, एक इस तरीके की चीजें यहाँ से निकाली जाती है मुंशी आयंगर फॉर्मूला से, कि जिसने क्या किया कि क्षेत्रों को अपने अपना स्थान भी सुरक्षित रखने दिया, या उनकी आइडेंटिटी भी सेफ रही, और साथ ही साथ नेशनल यूनिटी को भी इसके द्वारा प्रोटेक्ट किया गया। आगे साथियों इनका मत है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपनाया गया अपने आप में बोल्डेस्ट डेमोक्रेटिक गैम्बल था या स्टेप था। हालांकि सब ये गैम्बल ही यूज करते हैं। गैम्बल मतलब जिसको कि मतलब हम यूँ कह लें कि सट्टा वगैरह लगाना, उस ज़माने में ये अपने आप में सट्टा ही था एक हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज द बोल्डेस्ट गैम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी मैंने 100 आपको बताया है, क्यों? क्योंकि 170 मिलियन मोस्टली impoverished and illiterate citizens at a single stroke anarchized Indian statehood directly in the popular sovereignty and subverted traditional and feudal caste hierarchies। अभी तक जो 170 मिलियन भारतीय थे जिनके द्वारा न तो मत दिया गया, वो केवल पीड़ित थे, न तो उनकी शिक्षा का स्तर बढ़िया था, अन्य प्रकार की भी उनके साथ समस्याएं थी, और उनको अचानक से एक झटके में क्या कर दिया गया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के कोकून से बांध दिया गया। उनको मत देने का अधिकार दे दिया गया, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चैलेंज थी। अब सोच सकते हैं कि ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर 80% ऑफ द इंडियंस क्या थे, इलिटरेट, और उनके साथ दे हैव सेवरल प्रॉब्लम्स। इन 1947 उनको मत देने का अधिकार दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेट था, गैम्बल था उस डिवीजन में। और दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज का ये मानना था कि लोकतंत्र भारत का असफल हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में आज भी लोकतंत्र हंसता मुस्कुराता है। और ये कह लीजिए कि हम लोगों ने इस एम्बिट में रह करके और इस गैम्बल को सफल बनाने का काम किया, और दुनिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को या कॉन्स्टिट्यूंट बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका सर ऊंचा आज भी करके रखा है। इसके पश्चात साथियों माइनॉरिटी राइट्स और सेफगार्ड्स को लेकर के ऑस्टिन का कहना है कि एवोल्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, संविधान सभा के द्वारा क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो था उसको समाप्त कर दिया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है साथियों? सेपरेट इलेक्टोरेट्स जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 1946 वगैरह के चुनाव जो हुए थे जनरल और अदर कास्ट, जनरल में सिख, हिंदू ये सब थे, अदर में मुस्लिम, बाकी सारे थे। तो अलग अलग कास्ट बेस्ड जो इलेक्टोरेट्स वगैरह था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इसको समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद एफर्मेटिव रिजर्वेशंस के प्रावधान किए जाते हैं, आरक्षण के प्रावधान किए जाते हैं। आर्टिकल 330 और 332 को लेकर के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ये आरक्षण दिए जाते हैं, जिससे इनके जो हित हैं वो सुरक्षित हो सके।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए जाते हैं, अपनी संस्कृति को और शिक्षा को प्रोटेक्ट करने के अधिकार दिए जाते हैं आर्टिकल 29 एंड 30। ये राइट्स बेसिकली लोगों के, या यूँ कह लें कि पिछड़े लोग या जनजातियों के लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं, उनकी भाषा, उनकी लिपि, इनको सुरक्षित रखने का काम करती हैं। और इसके बाद सेकुलर स्टेट प्रिंसिपल्स, हमने क्या बनाया, भारत को एक सेकुलर राष्ट्र बनाया। और जो भारत का सेकुलरिज्म है ये किस पर बेस्ड है, सर्वधर्म समभाव पे, कि हम बेसिकली इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स को मानते हैं, स्ट्रिक्ट वेस्टर्न सेपरेशन को हम नहीं फॉलो करते हैं जैसे फ्रांस वगैरह में फॉलो किया जाता है। इस पे भी साथियों मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा कि सेकुलरिज्म, वेस्टर्न मॉडल क्या है, इंडियन मॉडल क्या है, किस तरीके से ये डिफरेंट है वेस्टर्न से, जिसपे पूछा भी गया था आईएएस के मेंस में क्वेश्चन कि भारत के सेकुलरिज्म के मॉडल को फ्रांस के सेकुलरिज्म के मॉडल से तुलना करें। तो इस पे भी एक आधे घंटे का आपसे चर्चा करने का वीडियो के द्वारा मौका लगेगा। अब यहाँ पे साथियों पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके किस पॉलिटिकल थिंकर का क्या मानना है। ग्रेनविल ऑस्टिन, इनके द्वारा जो नोमेनक्लेचर किया गया है, सीमलेस वेब एंड एकोमोडेशन की बात की गई है, और ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिंथेसाइज सोशल रेवोल्यूशन, यूनिटी एंड डेमोक्रेसी थ्रू कंसेंसस एंड एकोमोडेशन। दूसरा केसी वेयर ध्यान रखिएगा, इनकी भी थ्योरी काफ़ी चलती है नॉर्मली। इन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा, क्वाजी फेडरल सिस्टम, अर्ध संघात्मक। ये मानते हैं कि यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर्स ड्यू टू एक्सट्रीम सेंट्रलाइजिंग पावर। भारतीय संविधान कैसा है, एकात्मक संविधान है जिसमें फेडरल फीचर्स तो हैं लेकिन केंद्रीकृत होने के बहुत अधिक पावर्स हैं। स्वयं अंबेडकर क्या मानते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। संविधान कैसा है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का इंस्ट्रूमेंट है, और इसके लिए कहना है इनका कि लीगल व्हीकल टू एंड सोशल कॉन्ट्राडिक्शन एंड यूजर इन सोशल डेमोक्रेसी। भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मतलब यूं कहें कि कानूनी रूप से एक व्हीकल है संविधान। और रजनी कोठारी कहते हैं कि इट इज़ अ कांग्रेस सिस्टम। क्यों कांग्रेस सिस्टम, अभी मैंने चर्चा किया था आपसे, क्योंकि मैक्सिमम जो मेंबर्स थे दे आर फ्रॉम कांग्रेस, इसीलिए कोठारी का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बेसिकली मेड बाय कांग्रेस। दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पर इनका ध्यान रखिएगा कि कोर एनालिटिकल इनका भी, रजनी कोठारी का आर्गुमेंट है कि कंसेंसस विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड अम्ब्रेला नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। हालांकि इन्होंने क्रिटिसिज्म में भी तारीफ किया है। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सहमति बना लेना ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस पार्टी का नेचर कैसा था, ब्रॉड अम्ब्रेला, एक बहुत बड़ी छतरी थी जिसके नीचे सभी समाहित थे। आगे कोटेशन है आंसर के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सोशल डॉक्यूमेंट। द मेजॉरिटी ऑफ इट्स प्रोविजंस आर डायरेक्टली एम्ड एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन। ये ग्रेनविल ऑस्टिन का स्वयं का कहना है भारतीय संविधान के प्रति। अब चूंकि साथियों यहाँ से मेनली मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिन ग्रेनविल ऑस्टिन से, सॉरी मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मेंस का, एग्जामिन ग्रेनविल ऑस्टिन कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज a seamless web. How far did the Constituent Assembly succeed in balancing social revolution with national unity? तो यहाँ यूपीएससी जब बनाएगी क्वेश्चन तो नाम हटा देगी, सीधे कर देगी कैरेक्टराइजेशन ऑफ, एग्जामिन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सीमलेस वेब। हाउ फार डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सक्सीडेड इन बैलेंसिंग सोशल रिवोल्यूशन विद नेशनल यूनिटी। तो बच्चे लिखने को इच्छुक होंगे, लिख करके पीडीएफ बना के भेजिएगा, मेरा नंबर आपके पास है, मैं चेक करके दे दूंगा। ठीक है साथियों, और ये ध्यान रखिएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ लाइक और शेयर करिए, जो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और फिर मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोस डेली लेकर के आऊँगा। आज के वीडियो को यहीं मैं रोकता हूँ, नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।